करने वाले हैं अभी या फिर कौन सी कर? मैं MHD 7 पढ़ाऊंगा। जी ठीक है सर, हम अभी कौन सी किताब इसलिए। क्या हुआ? जी सर, अब हमें अभी कौन सा किताब हमें अभी लाना है इसीलिए पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। MHD 7, एम एच डी जी सर, सेवन का धन्यवाद। ब्लॉक 1। जी सर। तुम कहाँ से बोल रही हो? तुम कहाँ से बोल रही हो? जी सर, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। सवेरे MHD 1 की क्लास हुआ? जी सर, हुआ था। सुषमा मैम ने पढ़ाया था। हम्म। तो 2 तो बज चुके हैं, 2:10 होने वाले हैं। शुरू करें क्या? जी सर। जी सर, शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे? आते आते फिर तो 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में हमको हमको कितना, 7 यूनिट खत्म करना है। जी सर, 10 एक मिनट भी घंटे तो में सात चलेगा। यूनिट खत्म कर। 10 मिनट तो चला गया। जी सर। अच्छा। हम्म। ऋतुपर्णा कहाँ से बोल रही हो? ऋतुपर्णा कहाँ से बोल रही हो? हम्म। तो शुरू करते हैं हम लोग। कितने लोग हुए? जी सर, शुरू कीजिए। हम्म। अच्छा। तो देखो, हमारा आज का विषय है तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस के हिसाब से है, हमको पढ़ना है भाषा विज्ञान। MHD 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इसमें आज का हमारा विषय है खंड 1 भाषा विज्ञान। हम्म, उसमें उसमें हमको पढ़ना है भाषा और संप्रेषण। ये सिलेबस आप लोगों के पास में है? जी जी सर, सर किताब है। में है। और किताब में, हाँ बस वही। भाषा और संप्रेषण। भाषा में भारत में भाषा चिंतन, भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा, संरचना संरचनात्मक भाषा विज्ञान, चामस्की तथा रूपांतरण, निष्पादन व्याकरण, समाज भाषा विज्ञान, भाषा और समाज, और हिंदी भाषा क्षेत्र। तो इसमें भाषा और समाज, हिंदी भाषा क्षेत्र, जब हम MHD 6 पढ़ रहे थे तो शायद उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। थोड़ा सा फिर इसमें टच करेंगे। तो पहले देखो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका संप्रेषण। सबसे पहला टॉपिक है संप्रेषण। तो उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं। देखो, भाषा, हर मनुष्य की अलग अलग भाषा है। इस संसार में कितनी जातियां, कितनी उपजातियां, कितनी बोलियां, कितने देश, कितने राष्ट्र, कितने प्रांत दुनिया भर के। तो हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, हर राज्य की अलग अलग भाषा है, हर देश की अलग अलग भाषा है। उस भाषा की फिर उपभाषा है, फिर उसके अंदर बोलियां हैं, बोलियों के अंदर फिर उपबोलियां हैं। हम्म, बोलियों के अंदर फिर उपबोलियां हैं। तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये भाषा कैसे बनी, इतने सारे लोगों की इतनी सारी भाषा कैसे हुई, हम कैसे हिंदी बोलने लगे, कौन कैसे उड़िया बोलने लगा, कौन कैसे बंगाली बोलने लगा,
कौन कैसे जापानी बोलने लगा, कौन अमेरिकन बोलने लगा, कोई ऑस्ट्रेलियन बोलने लगा, कोई कोरियन बोलने लगा, कोई वेस्ट इंडीज, ऐसी तमाम ये भाषा कैसे होगी? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है। हमारे ही देश में देखो, हमारे हमारे भारतीय जो अनुसूचित ये अष्टम अनुसूची में हमारे देश में वो 18-20 भाषाओं को वहां पर स्थान दिया गया है। हिंदी है तो उड़िया है तो गुजराती है तो पंजाबी है तो बंगाली है तो दुनिया भर के हैं। इसमें फिर उनकी फिर अलग अलग उपबोलियां हैं, उनकी फिर अलग अलग उपबोलियां। अब ये सारे बोलियां कैसे बनी, ये भाषा कैसे बनी, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है संप्रेषण, यानी आप देखो, हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। हम अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। हम जो कभी कभी हम जब जो सोचते हैं वो हमारी सोच भी हम अपनी भाषा में सोचते हैं। अगर हम उड़िया हैं तो हम जब सोचेंगे तो हम हमारे विचार में वो उड़िया ही भाषा में हम सोचेंगे। गुजराती हैं तो गुजराती भाषा में ही हम सोचेंगे। बंगाली, राजस्थानी, बिहारी, भोजपुरी जो भी है, हम अपनी ही भाषा में सोचेंगे। तो भाषा सम, अगर एक तरफ विचारों को प्रकट करने का माध्यम है तो भाषा विचार करने का भी माध्यम है, और सोच विचार का भी एक माध्यम, जो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सोचता है। और ये भाषा कभी लिखित होती है और कभी मौखिक होती है। मौखिक यानी जब हम बोलते हैं, बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वहीं पर कुछ लोग लिख करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे ही बीच एक गूंगा व्यक्ति भी होता है, वो गूंगा भी बोलता है लेकिन उसकी भाषा अलग है, वो इशारों में बात करता है। हमें भी कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि जब किसी दूर व्यक्ति, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उससे हम ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकते, तो इशारों में हम बात करते हैं। तो भाषा के कई तरह के अंग यहाँ पर निकल जाते हैं और भाषा के कई तरह के प्रकार यहाँ पर हो जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे पाठ में हम करते रहेंगे। आप बस ध्यान से अपने हिसाब से आप नोट करते जाइए, अपने हिसाब से आप लिखते जाइए। सर तो सर कहा जाए, हाँ सर थोड़ी गड़गड़ाहट सी आ रही है, खड़खड़ाहट सी आवाज में, पता नहीं सर, क्लियर नहीं हो आ रही आवाज आपकी। क्लियर नहीं आ रहा है अभी? हाँ अब क्लियर है सर। सर हो सकता है माइक पास है ना, इस वजह से हाँ हो रहा ऐसा होगा। होगा, अब हाँ ठीक ऐसा आ होगा, रही है। तो हाँ ठीक जी आ रही सर, है। अच्छा, ठीक है। तो भाषा का मतलब एक दूसरे के साथ जब हम बैठते हैं, बातें करते हैं, तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा विचार करने का एक साधन भी है। भाषा हमारे सोचने का भी एक साधन अंदर ही अंदर बन जाता है। और उसके बहुत सारे ध्वनि चिन्ह हैं, जिसको हम ध्वनि विज्ञान में, रूप विज्ञान में हम खंड 2 में पढ़ेंगे। तो भाषा मौखिक रूप से भी व्यक्त की जाती है और लिखित रूप से भी व्यक्त की जाती है। मौखिक रूप में जब हम बात करते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोलियों में, तब वो मौखिक कहलाती है। और जब हम उसको कविता के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लिखित रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, तब वो लिखित माध्यम हो जाती है। कहा जाता है कि चार कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर बानी। अपने अनुभव से भी आप देख लेना, 4 कोस पर पानी बदल जाती है और 8 कोस पर पानी बदल जाती है। अगर आप जहाँ भी है तो वहाँ के पानी टेस्ट अलग है, वहाँ से 4 कोस के बाद जाओ या 10-12 किलोमीटर के बाद जाओ तो वहाँ का पानी का टेस्ट अलग होता है। केवल इतना ही नहीं, वाणी भी बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है, बोली भी बदल जाती है। आप एक किताब में देखो संप्रेषण लिखा हुआ है, संप्रेषण लिखा हुआ है, उसको आप जरा नोट कर लेना। 1.2 निकालिए, 1.2 को आप नोट कर लीजिए पूरा। 1.2 वही चर्चा हम कर रहे हैं। 1.2, 1.3,
1.3, ये पूरा आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, बस इसका डिस्कशन मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ, इसमें क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा की परिभाषा किसे कहें, भाषा की परिभाषा किसे कहें। हाँ चलो, हम संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण यानी प्रसारण, जैसे रेडियो में न्यूज प्रसारित होता है, आकाशवाणी से न्यूज समाचार प्रसारित होता है, टेलीविजन से भी प्रसारण होता है, तो उसी प्रकार हम भी मौखिक रूप से या लिखित रूप से अपने विचारों का प्रसारण करते हैं, जिसके कई पक्ष होते हैं। मतलब एक भाषिक पक्ष और एक भौतिक पक्ष, जो आप किताब में पढ़ना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, एक भाषिक पक्ष और एक भौतिक पक्ष। भाषिक पक्ष में वो तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैसे आदान प्रदान करते हैं, उसकी चर्चा आप देखेंगे उसमें। और भौतिक पक्ष में जो हम अभी कर रहे हैं, यानी मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये सब भौतिक पक्ष है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आप अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लिखित रूप में भी आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उससे भी रहा नहीं जाता तो आप वीडियो कॉलिंग करके आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी ये भाषा के कितने रूप और कितने प्रकार हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच में प्रश्न ये भी उठता है कि भाषा कैसे बनी, कैसे, मन में ये सवाल आता होगा ना कि भाषा भाई बनी कैसे, कौन सा वो दिन है, कौन सा वो तारीख है भाई ईश्वर ने भाषा का निर्माण किया। ईश्वर ने दुनिया तो बना दी, संसार तो बना दिया, तो संसार जब बनाया उसने तो सबसे पहले उसने पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को उसने बनाया। उसके बाद कई दिनों तक पशु पक्षी पेड़ पौधे इस धरती पर राज करते रहे। जब बहुत दिन उनका राज हो गया, तब ईश्वर के पता नहीं दिमाग में क्या आया कि उसने मनुष्य की संरचना कर दी। बहुत सोच विचार करके उसने मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसको उसने वाणी नहीं दी, किसको क्या बोले। वही वो आकाश को आकाश कैसे बोले, उसको तो मालूम नहीं। नदी को नदी कैसे बोले, धरती को धरती कैसे बोले, आदमी को आदमी कैसे बोले, पशु को किस रूप में पुकारे। ये सब धीरे धीरे प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक एक अक्षर को बदलने में जितने अक्षर आप पढ़ते हैं, क ख ग अ आ, ये जितने पढ़ते हैं, ये सब को बदलने में 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार साल लग जाते हैं बदलने में। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं क ख ग, आप अंदाजा लगाओ कितने दूर यात्रा करके ये भाषा यहाँ तक पहुंची। प्रश्न अभी भी वहां पर है कि भाषा बनी कैसे, कैसे क बना, कैसे ख बना, कैसे ग बना, कैसे घ, कैसे अ बना, कैसे आ बना। तो एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले ईश्वर ने धरती पर पशु को बनाया और पेड़ पौधों को बनाया, वृक्षों लताओं गुल्मों को उसने बनाया। और हर ये जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब की अपनी अपनी एक आवाज है। जैसे आप जानते हैं कि नदी, नदी कैसे बोलती है, कैसे चलती है, नदी की आवाज क्या है। नदी की आवाज, नदी कैसे चलती है, नदी कैसे आवाज करती है। तो नदी कल-कल करती हुई बहती है। नदी कलकल बहती है। अच्छा, जैसे तो नदी से ये कलकल आवाज निकला। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा वो चिड़िया कैसे आवाज करती है।
सची ची 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 चिड़िया की आवाज आवाज। कैसे करती है? सुसरी। जी सर। चिड़िया आवाज कैसे करती है? सर वैसे तो हर एक पक्षी की अलग आवाज होती है। अलग अलग आवाज होती ना, है, कोई भी एक चिड़िया का आवाज बताओ जो तुम निकाल सकती हो। जैसे कौवा काव काव करता है। काव काव करता है, और चिड़िया चींची जो, करती है, जी कबूतर सर। गुटरुंगू करता है, जी सर। गधा रेंगता है, जी हाथी सर। चिंघाड़ता है। पेड़ जब कट के गिरता है तो कैसी आवाज होती है? पेड़ जब कट करके गिरता है तब कैसी आवाज होती है? ऐसे धड़ाम से आवाज आती है एकदम से गिरता है जब। हाँ, धड़म से आवाज आती है, चरमराहट के साथ गिरती है वो, चर 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 कर गिरती है। हवा कैसे बहती है? सरसर नहीं, हैं? सरसराहट सी आवाज। सरसराहट के साथ बहती है, सनसनाहट के साथ बहती है। तो ये सब जो शब्द हैं, सनसनाहट, सरसराहट, कलकलाहट, ये कलकल, ये चिड़िए की आवाज, ये पशु की आवाज, ये सब मनुष्य ने सुना। मनुष्य ने इनसे पहले सुना, यानी प्रकृति से मनुष्य ने ये आवाज सुनी, ये शब्द सुने, और तब जाके उसने अपने जीवन में इन सभी आवाजों को आत्मसात करना शुरू किया, और धीरे धीरे कालांतर में उसने शब्द बनाना शुरू किया और अक्षर बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया। वो लेकिन प्रारंभिक अवस्था है। आप भाषा विज्ञान के अंतर्गत अंदर और घुसते जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो आज आपका पहला दिन है। तो इस तरह से ये भाषा का भाषा की शुरुआत होती है। उसके बाद अपने अपने स्थान में जहाँ का वो भौगोलिक वातावरण के अनुसार और सामाजिक वातावरण के अनुसार वो फिर भाषा बदलती है और बनती है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उसके बाद संप्रेषण साधन, एक टॉपिक दिया है आपका, संप्रेषण साधन। कभी कभी बातचीत के दौरान बहुत लोगों का तकिया कलाम होता है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। किसी से बातचीत हम जब करते हैं तो बातचीत के दौरान बात शुरू करते हैं, ऐसा है कि आप है ना, ऐसा है कि आप से शुरू करते हैं, बात ऐसी है कि इस तरह। ये संप्रेषण साधन। संप्रेषण का जो तकनीकी पक्ष है वो क्या है? बहुत दूर तक हम बढ़ चुके हैं, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, ये आदमी बहुत आगे बढ़ चुका है, और अपने आवश्यकता के अनुसार उसने भाषा को भी बना लिया है। कल कुछ भी भाषा नहीं थी, आज तमाम भाषाएं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य आविष्कार करते गया, और उसी में उसने पुलिस डिपार्टमेंट की भाषा बना ली, खुफिया इंटेलिजेंस की भाषा उसने बना ली। पुलिस डिपार्टमेंट जब एक संदेश से दूसरे संदेश तक पहुंचना होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचानी होती है, तो हमारी तुम्हारी भाषा में बात नहीं करते, वो कोडिंग डिकोडिंग वाली भाषा में बात करते हैं। तो ये संप्रेषण का तकनीकी पक्ष है। किताब में देखना बहुत सारी चीज लिखी हुई है वहां पर। एक विषय और, एक टॉपिक और दिया है भाषा का, ये संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। सर, हाँ, सर एक क्वेश्चन है। हमारा जो हाँ पूछो। कंप्यूटर लैंग्वेज है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो वो तुम्हारा भौतिक पक्ष में आएगा? भौतिक पक्ष के अंतर्गत जाएगा। जी सर, जैसे जावा, सी प्लस प्लस ये हाँ, सब। वो सब भौतिक पक्ष के अंदर जाएगा। उसके जी अंदर वो सर। तकनीकी पक्ष जो अभी मैंने कहा, वो कोडिंग डिकोडिंग, ये तो अपने हिसाब से हम बनाते हैं, जी सर। है ना। लेकिन कंप्यूटर मोबाइल ये सब तुम्हारा वो भौतिक पक्ष है, उसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की भाषा वो तो सबको नहीं बताया जा सकता, इसीलिए वो खुफिया विभाग वाले वही लोग पढ़ते हैं। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखो क्या है, एक बात यहाँ पर, समाज में जब हम रहते हैं तो हम बोलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कोई अपनी बोली में बोलता है, कोई अपनी बोली में बोलता है, कोई अपनी बोली में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं
जिनका विकास नहीं हुआ, जिनका विकास नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी भाषा नहीं, उनकी भी भाषा है। आवश्यकता है किस बात की? आवश्यकता है उन जातियों की भाषा को अध्ययन करके उसको प्रकाश में लाने की। ऐसी बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। हम तो केवल ऊपर ऊपर बस जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली वगैरह वगैरह जानते हैं। लेकिन उन जनजातियों की भाषा है, उन आदिवासियों की भाषा है, जो हमसे पहले इस संसार में राज करती थी। तो उसको भी, मतलब कहने का मतलब, उनका भी संप्रेषण होता है, वे भी अपने विचारों पर संप्रेषण करते हैं। लेकिन क्योंकि उनका प्रचलन ज्यादा नहीं है, वे जंगलों में, कबीलों में रहते हैं, इसीलिए वो प्रकाश में नहीं आता। इसलिए आवश्यकता है उन जनजातियों की भाषाओं को अध्ययन करके प्रकाश में लाया जाए, दुनिया को बताया जाए कि इस भाषा में भी संप्रेषण किया जाता है। उसके बाद आज तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं संप्रेषण के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से, बहुत सारी चीजों के तुमने जो भी नाम कहा, वो कंप्यूटर, जावा और क्या क्या दुनिया भर का, ये सब संप्रेषण के बढ़ते हुए चरण है। आज संप्रेषण के, कल केवल हम अपनी भाषा में बात कर रहे थे। आज अगर एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता तो भी वो कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान पूरे विश्व में कर सकता है। ये सोशल मीडिया की ताकत है, यह भौतिक पक्ष की ताकत है कि उसने सबके लिए संप्रेषण आसान कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक, है ना? वाक में देखो, वाक यानी बोलना, है ना? जैसे बोलते हैं ना भाई, वह वाक पटु है, यानी बोलने में एक्सपर्ट है। नेता लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग सुनने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। तो हम क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वाक वाली बात करेंगे, बोलने वाली और लिखने वाली बात करेंगे। तो अब एक छोटा बच्चा, वो पैदा होता है, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या उच्चारण करना है, क्या उच्चारण नहीं करना, उसे कुछ नहीं। जब वो हमारे साथ धीरे धीरे रहते वो सारी आवाजों को सुनता है, सारी भाषाओं को सुनता है, और सुन करके तब वो धीरे धीरे अपने ध्वनि यंत्र से, अपने ध्वनि यंत्र यानी उसके अपने मुंह, अपने नाक, अपने कान, जीभ, ये सारे हमारे ध्वनि यंत्र है। इसकी चर्चा हम अगले अगले चैप्टर में करेंगे। इनके माध्यम से वो बोलना शुरू करता है, जो कि वाक वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि मतलब कैसे मुंह से हवा बाहर निकलती है, और कैसे उस हवा से जीभ टच होकर के या दांत टच होकर के या हमारे मुंह के अंदर पार्श्व में टच होकर के वो हवा बाहर निकलती है, और कहाँ पर जीभ कब टच होती है तो कब कौन सी अक्षर निकलती है, कब कौन सी ध्वनि निकलती है, ये इसके अंदर आपको समझाया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका वाक्य, ये ग्रामर पोर्शन, वाक्य, क्रिया और एकाल, ये ग्रामर पोर्शन है। इसको जब आप ग्रामर किताब के साथ पढ़ना, इसमें कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कारक के भेद आपको पता है, आप कॉलेज में पढ़ चुके हैं, वाक्य क्रिया भी पता है। बस इसको पढ़ते समय भाषा विज्ञान को आप ध्यान में रखेंगे, बाकी और इसमें और कुछ नहीं। थोड़ा सा इतना पढ़ने के बाद मन में ये प्रश्न आता है कि भाई अब भाषा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हमने तो बोलना भी सीख लिया, हमने तो चलना भी सीख लिया, हमने तो लिखना भी सीख लिया। हम मौखिक के हिसाब से अपनी भाषा, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, और लिखित रूप से भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन किसे भाषा कहेंगे? दो चार लाइन आप लिखिए जरा, दो चार लाइन लिखो। जी सर, आप बोलिए। हैं?
उच्चारण लिखो। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी सृष्टि को भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी सृष्टि को भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। नाम लिखना, बाबूराम सक्सेना। उसके बाद फिर लिखो, भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं। भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं, जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं, जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग विचारात्मक स्तर पर परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। लिखे, जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग विचारात्मक स्तर पर परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। ये भी बाबूराम सक्सेना के हिसाब से लिखना। लिखे? जी सर, हो गया। उसके बाद लिखो, ट्रेगर के अनुसार भाषा इच्छानुकूल उच्चारित प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी परस्पर सहयोग प्राप्त करते हैं। फिर लिखो नीचे एक परिभाषा और लिखो, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया जानती हो क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार लैंग्वेज में बी डिफाइन, इंग्लिश में लिखेंगे, लैंग्वेज में बी डिफाइन
as an arbitrary system of language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols, as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human सर being फिर से बोलिए। language may be defined as an arbitrary system of language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human being as a member of by means of which human being as a member of social group and participants in culture interact and communicate. डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारण अवयवों के बाद ब्रैकेट में मुंह नासिका लिखना, ब्रैकेट में मुंह नासिका, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। जिसके द्वारा किसी भाषा के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हो गया? लिखे? जी सर, हो गया। जी सर। अच्छा, इसको पढ़ना अपने हिसाब से, जो डाउट हो पूछते रहना। उसको एक हेडिंग दो, भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। जो भाषा आप बोलते हैं उसकी विशेषता क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए और आपको जानना चाहिए। नंबर 1, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसको समझते भी चलेंगे, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। नंबर 1 मतलब क्या हुआ? कोई जरूरी नहीं कि आपके पिताजी के पिताजी जो भाषा बोल रहे हैं आप वही भाषा आज बोल रहे हैं।
कोई जरूरी तो नहीं है, कोई जरूरी है क्या? पिताजी के पिताजी वो कौन सी भाषा बोलते थे, और आज तो आप 4 भाषा बोलते हैं। जी सर। आज तो आपके पिताजी के पिताजी उड़िया भाषा बोलते हैं, कि आज तो आप उड़िया बोल ही नहीं पाते। आप हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं। हम्म, इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। नंबर 2, नंबर 2 लिखो, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। वाह, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। लिखे, भाषा अर्जित संपत्ति है। जी सर। मतलब क्या हुआ? आप जो भाषा सुनते हैं और सीखते हैं, और आज के समाज में रह करके जो जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आप अर्जन कर रहे हैं, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, और उसको आप सीख रहे हैं। आपके पिताजी के पिताजी की भाषा को आपने उसी जमाने में छोड़ दिया। अब आप आगे बढ़ गए। अब आप अंग्रेजी सीखते हैं, अब आप जर्मनी सीखते हैं, अब आप लैटिन सीखते हैं, और 4 भाषाएं अलग से सीखते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं समाज में वही भाषाएं बोली जा रही हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार आप क्या करते हैं? उसको सीखते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, आपके उड़िया परिवार में, यहाँ अधिकतर बच्चे उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल से कोई है क्या? बिहार से? बिहार से कोई जी है? सर। कहाँ से हो? जी पटना साइड। पटना साइड से। अच्छा। और अधिकतर तो साहब उड़ीसा के हैं। जी। अच्छा। तो मान लीजिए हमारे परिवार में, चाहे आपको बिहारी परिवार हो, चाहे उड़िया परिवार हो, चाहे बंगाली परिवार, आपके परिवार में आज एक बच्चे ने जन्म लिया। अब उस बच्चे को मैं रख दूं एक गुजराती परिवार में बचपन से ही, अब वो धीरे धीरे क्या बोलेगा? वो आपकी भाषा बोलेगा क्या? जो उसने वहां सीखा, जो उसने वहां सुना, वही भाषा वो बोलेगा। इसलिए भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। नंबर 3, भाषा का अर्जन अनुकरण, भाषा का अर्जन अनुकरण व्यवहार द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण व्यवहार द्वारा होता है। व्यवहार यानी एक परिवार में हम रहते हैं, एक परिवार में हम रहते हैं, बच्चा हमारे साथ रहता है। उस बच्चे के साथ हम जितना जितना बातचीत करेंगे, जितना जितना बोलेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, वो वैसे ही वो व्यवहार करेगा और प्रयोग करेगा। अगर उस बच्चे के साथ हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, उसको अकेला छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो बोलना नहीं, मतलब बोलना नहीं जान पाएगा, बोलना नहीं सीख पाएगा वो। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये समस्या आ जाए, क्योंकि आजकल के जो परिवार जो देखने में आ रहा है, सभी के हाथ में एक मोबाइल है। माता जी अपने मोबाइल में गुम है, पिताजी अपने मोबाइल में गुम है, बेटी अपने मोबाइल में गुम है, तो बेटा अपने मोबाइल में गुम है। बच्चे को भी पकड़ा देते हैं, भाई तुम भी लो। तो बच्चा अपने मोबाइल में गेम खेल रहा है, गेम देख रहा है, वो थोड़ी सीख रहा है वहां। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें जो बोली जा रही है उससे वो सीख ले, लेकिन जिस तरह सीखना चाहे वो नहीं सीख सकता। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बच्चे गूंगे ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा परंपरागत अतः व्यापक है। भाषा परंपरागत अतः व्यापक है। भाषा परंपरागत अतः व्यापक है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आप लिखते चलो, समय की भी कमी है। वो आगे बढ़ती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो आगे बढ़ती रहती है।
आपके पिताजी ने कोई भाषा बोलते हैं, आप कोई भाषा बोलेंगे, आपका बच्चा कोई भाषा बोलेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा आद्यांत आद्यांत सामाजिक वस्तु है, मतलब उसका अधिकतर प्रयोग कहाँ, समाज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा निरंतर विकासशील होती है, हर समय बदलती है। भाषा निरंतर विकासशील होती है। भाषा निरंतर विकासशील होती है, हर वक्त बदलती है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, 2008 के पहले मोबाइल नहीं था, है ना। होगा किसी बड़े बड़े शहरों में होगा, लेकिन पूरे देश में नहीं था। आज मोबाइल का जमाना हो गया, हर हाथ एसटीडी सेंटर हो गया है, हर हाथ वो मतलब एसटीडी बूथ हो गया है, हर हाथ पोस्ट ऑफिस हो गया, हर हाथ बैंक हो गया, हर हाथ टेलीग्राम हो गया। कर लो दुनिया किसमें, मुट्ठी में सर। मुट्ठी में। हमने दुनिया को मुट्ठी में सर कर लिया है। सर अभिव्यक्ति की क्षमता तो खत्म ही हो गई है सब में। बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जी सर। हाँ, माध्यम बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन अब मतलब देखो क्या हो गया है, इस मतलब इस मीडिया ने, इस मोबाइल ने इतना, हालांकि जिसने बनाया उसने खराब सोच के नहीं बनाया, लेकिन इसका दुरुपयोग इतना हो रहा है कि कल वो दिन नहीं नहीं आए हैं, भगवान से मनाते हैं हम, कि लोग बोलना चलना छोड़ जाएं और सामाजिक लोगों से मिलना जुलना, ये सब धीरे धीरे से बंद हो गया है। किसी की बात किसी की बात को वे एडजस्ट मारे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, किसी की बात को वो सुन नहीं पाते, किसी की बात को सुनते हो तो बुरा लगता है। ये मोबाइल का प्रभाव है, क्योंकि मोबाइल केवल अपने में गुम रहना सिखा रहा है, अपनी एक दुनिया बना रहा है मोबाइल। चाहे बच्चा हो, चाहे बाप हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे माता हो, पिता हो, चाहे पुरुष हो, या लेडीज हो, या जेंट्स हो, या बच्चा हो, बूढ़ा, जो भी, सबकी एक अलग अलग दुनिया बन रही है वहां पर। समाज से वो कटता चला जा रहा है, जबकि भाषा समाज को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भाषा निरंतर विकासशील होती है। विकास तो हो रहा है, नो डाउट। वही मैं बता रहा था कि आज से 10 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल आ गया है तो वो डिलीट कर देना, सेव कर लेना, मेमोरी में डाल देना, ये सारे शब्द आ गए, इसलिए वो बह रही है, भाषा का निरंतर विकास हो रहा है। ऊपर से बोलचाल की भाषा अलग होती है, आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, यारों से बातचीत करते हैं तो वहां पर एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, और घर में एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जब पढ़ते हैं तब एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये निरंतर क्या है, भाषा निरंतर विकासशील होती है। नेक्स्ट लिखो, भाषा का कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। भाषा कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा, उड़ीसा में उड़िया, बिहार में बिहारी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। आई बात समझ में, यह भौगोलिक सीमा। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा बोले तो मुगल काल में एक भाषा बोली जाती थी, उर्दू अरबी बोली जाती थी। उस वक्त अंग्रेज लोग आ गए, तो फिर अंग्रेजी हाय हेलो करने लगे हम।
अब एक जमाना आ गया है कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो हमारे बातचीत के दौरान भी हम इन्हीं टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, है ना? तो इसीलिए प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। अपने समय काल के हिसाब से भाषा फिर बदलती है। फिर 10वां लिखो, भाषा चिर परिवर्तनशील हुआ करती है। भाषा चिर परिवर्तनशील हुआ करती है। हमेशा बदलती है भाषा। आज से 5 साल पहले जिस शब्द का प्रयोग करते थे, आज वो शब्द लुप्त हो गया है। आज से 10 साल पहले जिस शब्द का प्रयोग करते थे, वो शब्द लुप्त हो गया है। पत्र, पहले पत्र बोलते थे, है ना? पेड़ से जो पत्ता है उसको पत्र बोलते थे। अब वो पत्र नहीं बोलते, पत्र को अब क्या बोलने लगे हम? अब वो हम पत्ता बोलने लगे, है ना? उसको हम पत्ता बोलने लगे। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि देखो, वैदिक काल में कुछ बोलते थे, आधुनिक काल में कुछ बोलते हैं, अपभ्रंश के समय में कुछ बोलते थे, वही चीज प्राकृत के समय कुछ बोलते थे, संस्कृत में कुछ बोलते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में वो परिवर्तन हो रही है। आज तो कोई वैदिक, संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश को नहीं बोलता, अब हिंदी आ गया है, अब अंग्रेजी आ गया है, अब क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा, हिंदी अंग्रेजी का दबदबा। तो जिस भाषा को लोग समझेंगे उसी को तो हम बोलेंगे। आज वैदिक काल और संस्कृत में अगर तुम बात करो तो कौन समझेगा? इसीलिए भाषा चिर परिवर्तनशील हुआ करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। सर फिर से बताइए प्लीज। भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। ठीक है? उसके बाद थोड़ा किताब को निकालो, किताब में जरा मैं नोट करवा दूं आपको। पेज नंबर 19 में आओ। 20 में आओ। 2.2 को जरा नोट करो, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 2.2 में आओ। उसके बाद पेज नंबर 20 में पहला पहला यदि विपरीत क्रम से उसको नोट करना, बैखरी भाषा उसको नोट करना, किंतु मुख से बाहर उसको नोट करना। ये पूरा पेज नोट करना। मतलब इसमें वही है, हम कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको यहाँ पर दिया गया है। भाषा, वाक्य, वाक्य, क्रिया, ये बस एक ग्रामर से संबंधित है, इसको आप पढ़ना। काल, कारक, कारक के भेद, पद विचार को हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। ध्वनि विवेचन, मतलब पद क्या है? शब्द, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का वाक्यों में क्या महत्व होता है। ध्वनि विवेचन में देखो है ध्वनि वर्गीकरण, अ, आ, स्वर और व्यंजन, ध्वनि आप कैसे निकालते हैं, उच्चारण आप कैसे करते हैं। यहाँ शॉर्टकट दिया है, ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 32, उच्चारण वाचन शुद्धता, उसको नोट करना। उच्चारण वाचन शुद्धता, और ऊपर में ध्वनि उत्पादन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्वनि उत्पादन, उच्चारण वाचन शुद्धता, ये कठिन नहीं है,
आराम से समझ में आ जाएगा। सारांश, किसी भी चैप्टर का सारांश को मत छोड़िए। अच्छा, उसके बाद आओ आओ पेज नंबर 36। उसमें है भाषा विज्ञान का सूत्रपात। तुलनात्मक भाषा विज्ञान लिखा है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में यहाँ देखो नीचे लिखा है भाषाओं का वर्गीकरण। पारिवारिक पारिवारिक वर्गीकरण। जब आप MHD 6 पढ़ रहे थे, तो MHD 6 में हम लोग पढ़े थे ना पारिवारिक वर्गीकरण, याद कीजिए जरा। जी सर। उसके बाद भारूपीय परिवार, पेज नंबर 38। भारूपीय परिवार द्रविड़ परिवार, यानी हमारी भाषाओं को अन्य कई भागों में बांटा गया है। कुछ द्रविड़ परिवार हैं, उनके बनावट को लेकर के, उनके उच्चारण को लेकर के। तो सारी भाषाओं, पूरे विश्व की भाषा को तो एक में रखा नहीं जा सकता, इसलिए अलग अलग बांटा गया है। जिस प्रकार एक देश को कई राष्ट्रों में, प्रांतों में बांटा गया है, उसी प्रकार भारत, इस प्रकार विश्व की भाषाओं को कई भागों में बांटा गया, कई परिवारों में बांटा गया। जैसे हिंदी, फॉर एग्जाम्पल हिंदी। हिंदी कहने के लिए हिंदी है, लेकिन ये राजस्थान में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, MP में बोली जाती है, और ये उत्तर भारत में बोली जाती है। तो कहीं कौन सी भाषा, कहीं कौन सी भाषा, कहीं कौन सी भाषा। उसके बाद आप आइए ध्वनि परिवर्तन और नियम। ध्वनि परिवर्तन और नियम। ध्वनि परिवर्तन में देखो, जब हम उच्चारण, इसका संबंध उच्चारण से, जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के समय कौन कौन सी बातें मुख्य होती हैं जिससे ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक शब्द मैंने कहा, एक शब्द मैंने कहा, अब सुनने वाले ने उससे कुछ और सुना, सुनने वाले ने कुछ और सुना, उसने जो भी गलत सुना उसको वही सही लगा और वो वही बोलने लगा। अब वही फिर बदल गई, वही एक भाषा बन गई। दूसरी बात यह है कि मान लो कोई जब बोलता है तो किसी की कोई एक दांत नहीं होती, या किसी का जीभ छोटा होता है, तो उस वक्त बोलते समय वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता, तो वहां पर फिर ध्वनि ध्वनि परिवर्तन हो जाता है और शब्द फिर बदल जाते हैं वहां पर, है ना। पेज नंबर 42 में आओ जरा। पेज नंबर 42 में, पेज नंबर 42 में देखो अर्थ परिवर्तन, है ना। अर्थ परिवर्तन में देखो क्या लिखा है। कई तरह से अर्थ परिवर्तन होते हैं, हालांकि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, हम चर्चा करेंगे फिर भी। अर्थ विस्तार क्या होता है, देखो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आज जब शुरू हुए थे तो किसी एक अर्थ से शुरू हुए थे, लेकिन आज वे कई अर्थों में वो उनको मतलब लोग समझते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, तेल, है ना। तेल, तेल वास्तव में तिल शब्द से बना है। शुरू में तिल का तेल निकलता था। तिल यानी समझते हैं आप, तिल, उड़ीसावासी, तिल मतलब समझते हैं, तिल किसे बोलते हैं, जी सर। किसे, नहीं तुम समझोगी, यहाँ पर जरा मैं देखूं, यहाँ उड़ीसा में दूसरा बोला जाता है। राशि समझते हैं आप लोग, राशि, राशि तेल जी बोलते हैं सर। ना। जी हाँ, सर। तो राशि तेल को हिंदी में तिल का तेल बोलते हैं। तो शुरू में सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य ने बोलना चलना शुरू किया, समाज बना, तब ये तिल से तेल निकलता था, या राशि से तेल जो निकलता था वो उसको तेल बोलते थे। और आज की तारीख में क्या हो गया है, वही तेल कितने अर्थों में हो गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो सरसों तेल हो गया है, तो रिफाइंड तेल हो गया है, तो पेट्रोल का तेल हो गया है, तो केरोसिन तेल हो गया है, तो न जाने कितने कितने तरह के तेल हो गए हैं। तो तेल का क्या हो गया, अर्थ विस्तार हो गया है। आई बात समझ में, वर्षा रानी। जी सर। अर्थ का क्या हो गया, विस्तार हो गया।
अब तेल बोलने से एक तेल नहीं, अब वो कई तरह के तेल हो गए। दूसरा पॉइंट देखो लिखा अर्थ संकोच। यहाँ पर देखो क्या है, एक उदाहरण दिया है, उसको आप समझ लीजिए। एक शब्द है मृग्या, मृगया। मृग्या यानी वो शिकार पर जाना। शिकार पर जाना, तो शिकार पर जाते थे राजा लोग, राजकुमार लोग शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? मृग का शिकार करते थे। मृग का अर्थ हो गया वहां पर क्या? कोई एक जानवर। मृग्या, मृग्या करने का है ना, आखेट करना। तो मृग्या यानी शिकार करना। शिकार किसका करेंगे? मृग यानी किसी पशु का, उसका जो वास्तविक अर्थ है। अब वो मृग किसका सूचक हो गया? मृग बोलने से क्या समझती हो? सर जानवर, हाँ? पशु जाति का। हाँ नहीं, पशु जाति था अरे पहले, अब केवल हिरण पर आकर सीमित हो गया। जी हिरण। अब केवल मृग केवल हिरण पर आकर के, या हरिण पर जिसको बोलो, हिरण पर आकर के सीमित हो गया। ये है, हो गया। उसके बाद सर, अर्थादेश। हाँ सर पहले क्या मृग का ही शिकार करते थे, जो उनके इसके नाम से ही मृग्या बना शब्द? हाँ, नहीं, मृग्या मतलब शिकार कर, मृग यानी किसी पशु का शिकार। लेकिन मृग अब यानी वो सारे पशु जाति आ जाती है उसमें। सारे पशु, अब लेकिन मृग बोलने से केवल हिरण पर ही सीमित हो गया हो, जी जी, तो वो क्या हुआ? वो अर्थ संकोच हो गया। ठीक है सर। जैसे पंडित, एक उदाहरण लो, पंडित। पंडित का मतलब होता है, आज पंडित बोलने से लोग क्या समझते हैं? जो पूजा पाठ करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो पुजारी है, जो जनेऊ धारण करता है ना, जो मंदिर में पूजा करता है, बस वही पंडित है। जी सर। लेकिन पंडित का मतलब तो ये नहीं हुआ। पंडित का मतलब जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो पंडित है, जो जिसके पास अतुलनीय ज्ञान भरा हुआ है। जैसे ऋषि मुनि लोग पंडित होते थे, ज्ञानी होते थे। लेकिन आज पंडित का अर्थ संकोच हो के, बस जो मंदिरों में पूजा करता है, जो शादी विवाह करवाता है, वही पंडित है। ये क्या हुआ? उसका अर्थ संकोच हो गया। अर्थादेश में देखो, निश्चित तीसरा पॉइंट में अर्थादेश मतलब अर्थ बदल जाना। एक उदाहरण वहां दिया है, दुहिता। दुहिता मतलब क्या होता है? जो गाय को दूहती है, गाय को दूहने वाली, गाय का दूध निकालने वाली जो स्त्री है, उसको हम दुहिता कहते हैं। लेकिन आज वो किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? आज वो पुत्री के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गया। ये अर्थ देश हो गया है। उसके बाद आप आगे बढ़िए। फॉरेन, जो विदेशी जो लोग हैं, विद्वान लोग, इनका, ये लोग का अपना अपना एक थ्योरी है। पेज नंबर 46 में, फर्दिनांद द सस्यूर, इनका एक थ्योरी है। पेज नंबर 47 में ये 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट का भाषा, समकालीनता, संरचना, ये उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखा है। उसको थोड़ा देखना, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 48 का दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 49 का दूसरा और 3 नंबर, पढ़िए पूरा। लेकिन ये सब मटेरियल में आप लिखना चाहें, आंसर में लिखना चाहें, लिख सकते हैं। पेज नंबर 50, ऊपर का दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। उसके बाद लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, इनका जो पेज नंबर 51 है, वो पूरा पेज जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है ब्लूमफील्ड का, वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से उनका देखना है। उनका कहना है कि भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। वो सामाजिक व्यवहार को, वो व्यवहार को ज्यादा महत्व देते हैं, बाकी को ज्यादा महत्व नहीं देते। यानी उनका कहना है कि बिना बोले भी काम हो सकता है, यानी इशारों में। जैसे पानी
लाना है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, आप पढ़ना। उदाहरण दिया है कि जैसे पानी लेकर के आना है, तो आप बोलिए, कोई जरूर नहीं बोलने का, बस इशारों में बोल दीजिए भाई पानी लेके आओ, पानी लेके आ जाएगा। तो ये इस बात पर वो जोर देते हैं। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। सारांश में आओ। 4.6 में, 4.6 में का टोटल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार चामस्की भी है। चामस्की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आओ 6.2, पेज नंबर 71, समाज भाषा विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का समाज से बहुत ही संबंध होता है। भाषा का समाज से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। आप जरा अंदाजा लगाओ, आप तो इतने बड़े हो गए, अगर आप सोचो जरा कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता। भाषा नहीं होती तो क्या होता। हम क्या है हम पता ही नहीं होता। तुम क्या हो तुमको पता नहीं चलता। नहीं नहीं, भाषा नहीं होती तो हम क्या है, हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते और दूसरे के बारे में हम नहीं समझ पाते। सर देखते हैं ये अपने लोग बाकी विचारों लोग को क्या दूसरों तक, अपने विचारों को फिर दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, हम्म। भाषा नहीं नहीं होती। पहुंचाते। और भाषा नहीं होता तो क्या होता। सर पहली बात तो हमारा विकास ही नहीं हो पाता। हम्म। ये हम सब वही के उसी में जितना आप बोल रहे हैं आप लोग, ये सब इसी चैप्टर में जा रहे हैं, भाषा समाज भाषा विज्ञान में जा रहे हैं। हाँ, और बोलिए। बोल नहीं पाते। और भाषा में तो हम बोल नहीं पाते, और क्या नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, और मतलब हम जड़वत बन जाते हैं। क्या करें, कैसे करें। खाना पीना उठना बैठना, वो हर चीज हमारा दुभर हो जाता है। मतलब एक सेकंड के लिए जरा सोचो कि अब अगर इस समय आज की तारीख में पूरी दुनिया इंटरनेट के पीछे चली, जमीन से लेके आसमान तक, धरती से लेके आकाश तक, तुम्हारा घर से लेके ऑफिस तक, बाहर तक, रेलवे ऑफिस, जहां जहां हर जगह इंटरनेट काम कर रहा है। एक मिनट के लिए अगर इंटरनेट बंद हो गया, एक मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या होगा। सारी दुनिया में एक मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो, सेटेलाइट काम करना बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया, तब क्या होगा। सर सारे काम रुक जाएंगे जो चल रहे हैं इंटरनेट से। सारा का सारा ठप पड़ जाएगा। तो भाषा के साथ भी वही है। अगर भाषा नहीं रही तो क्या हो जाएगी, हमारी क्या बंद हो जाएगी, हमारी क्या बंद हो जाएगी, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों, हमारी बोलती बंद हो जाएगी ना। आगे बढ़िए। भाषा और बोली, पेज नंबर 71। ये शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, इसको आप पढ़ लेना। भाषा और बोली में क्या अंतर है, पेज नंबर 74। 74 में इसको नोट कर लेना। भाषा और सामाजिक स्तर भेद देखो। भाषा और बोली आपके पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, इसको नोट कीजिए। भाषा के सामाजिक स्तर भेद, है ना। स्तर भेद में लड़कियों की भाषा अलग होती है, लड़कों की भाषा अलग होती है, पुरुष की भाषा अलग होती है, स्त्री की भाषा अलग होती है, राजा की ऑफिस ऑफिस में मैनेजर की भाषा अलग होती है, नौकर की भाषा अलग होती है। ये है भाषा के सामाजिक स्तर भेद। आप पढ़ेंगे तो आप अंदर आ जाएंगे, मालूम हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है।
ये कोड, विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन की भाषा, कोड अंतरण, भाषा और सामाजिक संदर्भ, पेज नंबर 84 85 में देखो। ये सामाजिक संदर्भ है। नाते रिश्तेदारों के लिए भी शब्द दिए गए हैं, किसको क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। नाना नानी, चाचा चाची, दादा बाबू, ये सब सामाजिक संदर्भ, रिश्ते नातों के लिए शब्द दिए गए हैं। हिंदी में भाषा वैविध्य, हिंदी की विविधता, ये सब पश्चिमी हिंदी, मराठी हिंदी, ये राजस्थानी हिंदी, जैसे हम एम 6 में पढ़े हैं ना, पढ़ी हो कि नहीं एम 6 में? जी सर। ये बाकी लोग से पूछ रहा हूँ। सुश्री, अर्चना, जी सर, जी सर। एम 6 में मेरा क्लास कर रही थी। जी सर। हाँ, तो उसमें ये सब मैंने पढ़ाया ना, एक बार फिर हाँ इसको सर। टच कर लो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समय कम है, खत्म हो चुका है, बस केवल टच कर रहा हूँ। बाकी हिंदी भाषा और उसका क्षेत्र, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी की भाषाएं, बोलियां, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं। बाकी ऐसी ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जो नहीं समझ में आया उसको मुझको पूछना।